गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने परसेंटेज का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, मतलब कुछ एक दो कॉन्सेप्ट मैंने परसेंटेज का करा दिया है और आपको मैंने बेसिक बताया है परसेंटेज निकालते कैसे हैं, यूनिटरी मेथड क्या होता है और यूनिटरी मेथड को यूज कैसे करना है परसेंटेज के अंदर, ये चीज़ें मैंने सिखाई हैं आपको और एक दो कॉन्सेप्ट भी कराया था। आज पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम परसेंटेज का ही, और कोशिश करूँगा मैं एक दो दिन के अंदर अंदर परसेंटेज कंप्लीट कर लें। उसके बाद 10th के वीडियो चल रहे हैं, 6th क्लास के वीडियो चल रहे हैं। दिक्कत आ रही है, देखो 10th में मैं क्या कर रहा हूँ कि 9th के सिलेबस को कवर करके चल रहा हूँ, 9th और 10th को दिक्कत नहीं आनी। अब आप जो ये वीडियो मैं दे रहा हूँ ये 6 to लेकर 9th क्लास तक, बार बार मैं कहता हूँ 6ठी क्लास से 9वीं क्लास तक जब भी स्कूल खुलेगा बेटा आप सभी को ये पढ़ना पड़ेगा, अगर इस स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हो तो। और अगर बाहर भी पढ़ने के इच्छुक हो तब भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज का पार्ट 2 देखो एक बार। परसेंटेज में हमने पढ़ा क्या था, परसेंटेज में हमने पढ़ा था कि प्राइस इनटू में कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है बेटा किसके बराबर, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, यानी मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्च के एक बराबर होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ किसके इक्वल होता है, एरिया के। एरिया इंटू हाइट किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट, ये टेबल हम पढ़ रहे थे, और जो इस टेबल के अंदर मैंने जो कॉन्सेप्ट तुम्हें बता दिया था ना, वो ये बताया था बेटा कि यहाँ पे ये चीज़ को हम कॉन्स्टेंट कर दें कि इसके ऊपर प्रभाव ना पड़े। प्रभाव का मतलब मैंने पूरे वीडियो में पूरी क्लास में उस दिन समझाया था कि क्या होता है कांस्टेंट का मतलब, समझ आई बात, कि निश्चित खर्च हो, निश्चित खर्च से ज़्यादा खर्च ना हो, समझ आई है बात, ये चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। अब इस कांस्टेंट वाली टेबल को हम ओपन करते हैं बेटा, और क्वेश्चंस इस पे बनेंगे फिर कि प्राइस अगर बढ़ जाए, कंजम्पशन अगर डिक्रीज हो जाए तो एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना परसेंट कम हो जाएगा, कितना परसेंट बढ़ जाएगा। परसेंटेज के अंदर ये क्वेश्चन बनते हैं, प्राइस भी बढ़ जाए, कंजम्पशन भी बढ़ जाए तो एक्सपेंडिचर कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेंथ भी बढ़ जाए, ब्रेथ भी बढ़ जाए तो एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा। उसके बाद स्पीड भी बढ़ जाए, टाइम भी बढ़ जाए तो डिस्टेंस कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। एरिया बढ़ जाए, हाइट बढ़ जाए तो वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगी। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्या करने हैं, इसमें कवर करने हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आ गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो बेटा एक बार। अगर मैं कहूँ प्राइस इंक्रीज्ड बाई 10%, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाई 10% एंड कंजम्पशन डिक्रीज्ड बाई 20% एंड कंजम्पशन डिक्रीज्ड बाई 20%, then find percentage change in expenditure, then find percentage change in expenditure, ठीक है। then find percentage change in expenditure। मैंने कहा प्राइस इंक्रीज बाई 10%, कंजम्पशन डिक्रीज बाई 20%, इफ प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 10%, कंजम्पशन डिक्रीज बाई 20%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। ये है अपना क्वेश्चन। आप देखो एक बार, ठीक है, जिसने कर लिया है उसके लिए ठीक है, और जो नया सीख रहा है वो देखो। मैंने मान लिया बेटा कि प्राइस है 10 रुपये पर केजी, शुगर का प्राइस क्या है 10 रुपये पर केजी, और कंजम्पशन है वो भी कितनी है 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम। तो जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितने रुपये होगा, 100 रुपये होगा। अब मैंने यहाँ पे 10 क्यों माना, देखो बेटा यहाँ पे जो टोटल आया है ना परसेंटेज, वो कितना आया है 100 आया, टोटल कितना आया है 100, और 100 पे परसेंटेज इजी होता है। 100 पे हमें पता है परसेंटेज एक्चुअल में क्या होता है, 100 में वैल्यू, 100 पे मान जो है वो होता है परसेंटेज, ठीक है। तो मैंने इसलिए 10 मान के इसको 100 मान लिया कि एक्सपेंडिचर कितना है अपने पास 100 है, ठीक है। अब कहा कि प्राइस इंक्रीज बाई 10%, अगर प्राइस 10% से बढ़ता है बेटा तो 10 तो पहले था और 10% इंक्रीज हो गया, तो 10 का 10% कितना बेटा 1, तो 1 इंक्रीज हो गया। 10 पहले था, 1 इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया। अब कह रहा है कि एक्सपेंडिचर कंजम्पशन डिक्रीज बाई 20%, कंजम्पशन डिक्रीज बाई 20%।
अब 10 का 20% कितना, पहले 10 किलोग्राम खपत होती थी, अब 10 का 20% कितना बेटा 2, तो 2 किलोग्राम खपत क्या होगी, कम, तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, पहले 10 होती थी, अब कंजम्पशन 20% डिक्रीज होगी, तो अब कितनी होगी 8। अब ये कितना हो गया 11 8 जा कितना 88, पहले कितना था टोटल खर्च 100, अब कितना है, तो कितने परसेंट से कम हुआ बेटा, 12% से कम। आंसर अपना जो एक्सपेंडिचर है वो कितने परसेंट से कम होगा, 12% से। यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू क्यों आई, देखो 100 पे है, 100 पे हमने वैल्यू निकाली है, 88 आया है, तो 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो ये 100 पे मान है, 12 कम कितने पे है, 100 से, ठीक है, तो परसेंटेज डायरेक्ट लगा सकते हो। समझ आई बात, इसलिए मैंने 10-10 100 पे काम करवाया है, समझ आई बात। अब बहुत सारे टीचर बेटा और बहुत सारे मैथ्स के अंदर जब आप स्कूलिंग करते हो ना, तो फार्मूला होता है कि a + b + a × b डिवाइड बाई 100। जैसे मैं कहूँ या प्लस माइनस हो सकता है, 20 - 10 - 20 + 10 × में, इस तरह का कोई फार्मूला होता है मेरे ख्याल से, प्लस ही होता है क्या, और ये कितना हो जाएगा 2। ऐसा कोई फार्मूला होता है मैथ के अंदर, अगर आप 20 - 10 हो गया तो 100 नहीं, ऐसा कोई फार्मूला होता है मैथ के अंदर, टीचर्स इसको करवाएंगे ना आपको सोल्व, तो फॉर्मूले से इस तरह से कराएंगे कि a + b - कुछ ऐसा समथिंग करके होता है, जो कि गलत होता है। मैं ना पढ़ता हूँ ना पढ़ाता हूँ बेटा गलत चीज़, क्योंकि मैंने इसको गलत प्रूव कर रखा है। ये किसी जगह पे लग जाता है, किसी जगह पे गलत हो जाता है, ठीक है, इसलिए ना मुझे याद है, ना मैं पढ़ाता हूँ और ना मैं पढ़ता हूँ। मैंने जब इसके ऊपर ये देखा कि मैंने इस फार्मूले पे क्वेश्चंस कुछ पुट करके देखे, तो कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर आ रहे थे ना बेटा वो ठीक आ रहे थे, और कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर आ रहे थे वो गलत आ रहे थे, ठीक है। और मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जो चीज़ मैंने की है ना बेटा वही मैं आपको पढ़ाऊँगा, गलत चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा। तो ऐसे फार्मूले जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो केवल रटी रटाई चीज़ पढ़ा रहे हैं। RS अग्रवाल मैथ है, स्टार्टिंग में आया, उसमें ये फार्मूला लिखा, टीचर्स ने रटा और बच्चों को दे दिया। अब वो एक ट्रिक थी, ये एक ट्रिक है, ये भी फार्मूला नहीं है, ट्रिक है, कि इसमें से रखने से मान आ जाता है, अपने पास वैल्यू आ जाती है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। लेकिन उसने इसको इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा, हर जगह पे लागू करके नहीं देखा, तो बहुत सारी जगहों पर ये गलत सिद्ध हो गया, ठीक है। इसलिए मैं फार्मूले पे विश्वास रखता हूँ, ना मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ आपको। देखो मैंने कुछ ऐसा ट्रिक वगैरह कुछ नहीं बनाई है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि बेटा हम ये कर सकते हैं ना, कि हमने मान लिया कि प्राइस ऑफ शुगर है वो 10 रुपये पर kg, और जो कंजम्पशन है वो 10 किलोग्राम है, तो टोटल एक्सपेंडिचर एक घर का कितना होगा, 100 रुपये होगा महीने का। अब 10 पे 10% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा 11, प्राइस उस महीने में 11 हो गया, और 20% डिक्रीज होगा तो कितने परसेंट खपत कम होगी, 20% कम होगी, तो 8 होगी, 8 किलोग्राम होगी। और 11 8 जो 88 होता है बेटा, पहले 100 था, अब 88 है, तो कितने परसेंट से कम हो गया, 12% से। जब उस फार्मूले से सोल्व करके देखोगे, कोई बताएगा आपको, तब भी आंसर कितना आएगा 12। लेकिन ये प्रूवन चीज़ है, इसको कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता है। समझ आ गई है बात। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एक क्वेश्चन और लिखो बेटा, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। ई प्राइस ऑफ राइस increased by 20%, increased by 20%, and consumption also increased by 10%, also increased by 10%. Then find percentage change in expenditure. Then find percentage change in expenditure. तो खपत में परसेंटेज चेंज ज्ञात करो, सॉरी खर्च में परसेंटेज चेंज ज्ञात करो। देखो एक बार, प्राइस इंक्रीज्ड बाई, अगर 10 10 और 100, अगर प्राइस 10 रुपये पर किलोग्राम है और कंजम्पशन कितनी है 10 kg है, तो खर्च कितना है 100। मैं कहूँ 20% इंक्रीज हुआ क्या प्राइस, और 10% डिक्रीज हुआ क्या कंजम्पशन, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं यहाँ से चेक करूँ तो बेटा 20% इंक्रीज होगा तो 10 पे 20%,
अच्छा इंक्रीज कहा था, सॉरी इंक्रीज, तो यहाँ पे भी इंक्रीज का साइन लगाओ, ठीक है। 10% इंक्रीज हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 10 का 20% कितना 2, तो 10 से कितना हो जाएगा 12, और 10 का 10% कितना 1, इंक्रीज बोला है तो कितना हो जाएगा 11, और 12 की मल्टीप्लाई करनी है बेटा 11 के साथ, तो 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12 और 1 कितना 13, 132, तो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा बेटा 32% इंक्रीज हो जाएगा। क्या एक्सपेंडिचर, क्या एक्सपेंडिचर, यानी खर्च जो है वो 32% क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ रही है बात या सर के ऊपर से जा रही है, पक्का? अच्छा ऐसे क्वेश्चन आप पूछ लेगा तो कर दोगे। एक क्वेश्चन और लिखो, इफ length of a rectangle, if length of a rectangle increased by 30%, if length of a rectangle increased by 30%, किसी आयत की लंबाई 30% से बढ़ जाती है बेटा, लंबाई 30%, हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है बेटा, एरिया होता है। क्या होता है, एरिया। वो कह रहे हैं कि इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 30% एंड ब्रेथ reduced by 20%, and breadth reduced by 20%, then find percentage change in area, then find percentage change in area, परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो फिर से देखो बेटा, लेंथ को मैंने मान लिया 10 मीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी मान लो, और ब्रेथ को भी 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर कुछ भी मान लो, तो एरिया कितना आना चाहिए अपना 100 आना चाहिए, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, मीटर स्क्वायर आना चाहिए, आना चाहिए एरिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये लेंथ है वो 30% से इंक्रीज होगी बेटा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13, यानी 10 का 30% कितना 3, तो 10 में 3 बढ़ेगा तो कितना बेटा 13, और इनटू में ब्रेथ का मैंने बोला बेटा 20% डिक्रीज हो जाए, तो 10 का 10% कितना 1, 20% कितना 2, तो कितना 10 से 8, ये 13 8 का कितना होता है बेटा 104, 13 8 104 होता है बेटा। तो यहाँ से मैंने देखा कितने परसेंट इंक्रीज हो गया है 4%, तो एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा बेटा 4%। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ, नहीं है, पक्का नहीं है, चलो अब आगे करें, ठीक। अभी देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एरिया हाइट वॉल्यूम। लिखो if area of a cuboid, if area of a cuboid increased by area of a cuboid increased by 15%, 15%, 15%, and height increased by 20%, and height increased by 20%. Find percentage change in volume. Find percentage change in volume. कितना 25%, 38, 25 कैसे बोल रहा है? देखो मैं बता रहा हूँ, 10 मान लेते हैं, एरिया 10 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है 10, ये भी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा 100, ठीक है।
ये कह रहा है इसमें 15% क्या होता है इंक्रीज, तो 15% कितना होगा 1.5, 10% 1, तो 15% कितना होगा बेटा 0.54, तो 1.5 कितना हो जाएगा 11.5 हो जाएगा। उसके बाद 20% इंक्रीज कह रहा है, तो 20% इंक्रीज में ये कितना हो जाएगा, पहले 10% था, तो अब 20% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 12 पंजे कितना होता है बेटा 60, कैरी कितना 6, 12 एक कम 12 और 6 कितना 18, कैरी कितना 1, 12 एक कम 12 और 1 कितना 13। अब डेसिमल देखो कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे लगा दो। तो पहले था 100, अब 138 हो गया है, तो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया है 38% इंक्रीज हो गया है क्या, वॉल्यूम क्या। तो ये अपना कॉन्सेप्ट नंबर 3 था। समझ आई बात, कर दोगे? कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताओ, कर दोगे? अब जो बुक मैंने आपको दे रखी है वो बुक डिट्टो जिस प्रकार से मैं चल रहा हूँ ना, वैसे आपको वैसे क्वेश्चंस वैसे कॉन्सेप्ट उसमें दे रखे हैं। जिस प्रकार से मैं परसेंटेज आपको करवा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, उसके अंदर सेम कॉन्सेप्ट सब डिट्टो मैंने उसको छाप रखा है। इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन मत लिखो, आप केवल बोर्ड पे ध्यान रखो। सब कुछ छाप के मैंने दे रखी है, वो बुक कहीं बाहर से नहीं आई है। ठीक है, समझ आ रही है ना बात? मैंने अपने हाथ से उसको प्रिंट करवा लिख के प्रिंट करवा के और फिर आपको दे रखी है। तो आपको मतलब लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रख के बोर्ड पे ध्यान ज़्यादा रखना है। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर कमेंट करके जिस बच्चे के पास भी बुक नहीं है आप मांगते हो मुझसे, तो PDF मिलेगी बेटा। हर बच्चा समान है मेरे लिए, चाहे वो क्लासरूम में बैठा है जो बाहर वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, हर बच्चे तक मैं बुक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपका जो काम है वो केवल रट्टे मारना नहीं है, आपका काम है समझना चीज़ों को। बस समझते रहो, चीज़ें मैंने सब लिख रखी हैं। आपको लिखी हुई भी, अगर लिखी हुई से काम चल जाए तो मेरी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो बुक मैंने छाप दी है, अब उसको देखते रहो। ठीक है, मैं आने बंद कर देता हूँ यहाँ पे। अगर पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते ना विदाउट समझाए चीज़ों को, वो कॉन्सेप्ट लिख रखे हैं। अब ध्यान आएंगे कि वो 10 क्यों लिख रखा था वहाँ पे। अब चीज़ें समझ आएंगी ना, तब जाके वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। समझ आ रही है? हर चीज़ परसेंटेज पे बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें, हर चीज़ उस बुक के अंदर है, हर कॉन्सेप्ट उसके अंदर है। बाहर से कुछ नहीं कराऊंगा, सारी वही चीज़ें हैं जो बुक में छाप रखी हैं। ठीक है, तो छापने पे कम ध्यान देना है, बोर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना है क्वेश्चन कराते समय। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, तो बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 3 अपना हो गया है कंप्लीट। अब जो मैं आपको एक थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि RS अग्रवाल वाली बुक जो है बेटा कॉम्पिटिटिव मैथ के लिए, वो क्यों फेल है, क्यों वो जो फार्मूले की मैं बात कर रहा था कि A + -B × में A × B डिवाइड बाई 100 ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे वो फेल हो जाता है। तो देखो पहली चीज़ तो ये कि वो केवल 2 यूनिट पे काम करती है, और हम कॉन्सेप्ट मेरे पास ऐसे भी हैं जो बेटा 3 यूनिट के भी हैं। 3 यूनिट मतलब जैसे लेंथ × ब्रेथ × हाइट = क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है? लेंथ × ब्रेथ × हाइट = क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और क्या बताओ, और कोई 3 यूनिट का? नहीं बताया 3 यूनिट का? बहुत सारे होते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। पहले एक बार इसी के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद दिखाऊंगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। लेंथ × ब्रेथ × हाइट, ये आपको पता है क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। लेंथ × ब्रेथ × हाइट = क्या, वॉल्यूम। अब 3 यूनिट जैसे ही आ गई ना बेटा, तो वो फार्मूला आपको 2 बार इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 बार लगाना पड़ेगा। हम वहीं से काम चला लेंगे, जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं ना वैसे ही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे मैं करा देता हूँ। इफ लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज बाई 10% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाई 20% एंड हाइट इंक्रीज बाई 20%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। मैंने कहा लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज बाई 10%, ब्रेथ डिक्रीज बाई 20% एंड हाइट इंक्रीज बाई 20%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। तो देखो बेटा 10 × 10 × में 10 = कितना हो गया 1000,
1000 आ गया आपकी बात, ठीक है। मान कुछ भी सकते हो, आंसर ठीक आएगा बेटा। आपकी थ्योरी जो है, आपका जो माइंड सेट है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। समझ आ रही है बात। 1000 से भी मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ, 1000 से भी हो जाएगा। देखो एक बार, 10 का 10% कितना बेटा, 10% इंक्रीज का है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। फिर 20% डिक्रीज का है, लेंथ, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ये वॉल्यूम है। तो 20% डिक्रीज करेंगे तो कितना आएगा बेटा 8। उसके बाद यहाँ पे 20% इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 12, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, तो देखो 11 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 8 के साथ तो कितना आएगा, अब मल्टीप्लाई करनी है 12 के साथ, तो 12 8 जा कितना 96, कैरी कितना, और 12 8 जा कितना 96 और 9 कितना बेटा 105, ये हो जाएगा 156, 1056 आ जाएगा। अब देखो 1000 से अब कितना हो गया 1056, तो इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ 56 इंक्रीज हुआ। अब की बार है ना बेटा, डायरेक्ट इसके सामने परसेंटेज का साइन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ जो वैल्यू आ रही थी ना 3 में, वो 100 पे आ रही थी, तो 100 पे हमें पता है परसेंटेज होता है। अब ये हुआ है कितने पे 1000 पे, 1000 पे बढ़ा कितना है 56, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो देखो बेटा कितनी जीरो कम की है, इस तरफ 1 जीरो कम की है, तो आप भी क्या करोगे 1 डिजिट कम, तो 5.6% क्या होगा इंक्रीज होगा, 5.6% इंक्रीज लिखोगे आंसर। समझ आ रही है बात। 1000 पे आया 56, तो 100 पे कितने आएगा 5.6% इंक्रीज। किसी को कोई समस्या है, परेशानी है तो बताओ। नहीं है, पक्का नहीं है। चलो, तो ये 3 यूनिट की बात आ गई बेटा। अभी देखो, आप अगर इस चीज़ को समझ गए हो तो एक टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें भी यही चीज़ें होती, 3 यूनिट होती हैं, वहाँ भी कर दोगे, ठीक है। यानी 1000 पे आपको इंक्रीज या डिक्रीज निकाल के आप कर सकते हो कॉन्सेप्ट को सोल्व। आप देखो, अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 के ऊपर। ये चीज़ें समझ, एक क्वेश्चन और कराऊँ ऐसा ही है। देखो एक क्वेश्चन और करो, तो लिखो, फिर से मैं कह रहा हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू होता है बेटा वॉल्यूम। ये चीज़ आपको पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होती है, वॉल्यूम होती है। अब मैंने कहा कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड डिक्रीज्ड बाई 10%, डिक्रीज्ड बाई 10%, ब्रेथ डिक्रीज्ड बाई 20%, ब्रेथ डिक्रीज्ड बाई 20%, and height increased by 10%, and height increased by 10%. Find percentage change in volume. Find percentage change in volume. मैं केवल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ बेटा। अगर कैलकुलेशन को मुश्किल कर दूंगा तो कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे। मैं यहाँ पे 25 भी कर सकता हूँ, 15 भी कर सकता हूँ, 17 भी कर सकता हूँ। समझ आ रही है बात। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस को आप मुश्किल कर सकते हो। केवल कॉन्सेप्ट सिखाने की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल मैंने बुक के अंदर डाल रखे हैं, ऐसा नहीं ईजी है। वहाँ कैलकुलेशन अपने आप सुधरती चली जाएगी, वो प्रैक्टिस से आप करोगे। मैं हर चीज़, मेरा फोकस रहता है, जब कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ तो इजी से सिखाता हूँ, और फिर जब प्रैक्टिस करवाता हूँ तो मुश्किल से कराता हूँ। तो अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम। समझ आ रही है बात। तो देखो एक बार, लेंथ को 10 मान लिया, ब्रेथ को भी 10 मान लिया बेटा, और हाइट को भी 10 मान लिया, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 1000। अब 10% डिक्रीज का मतलब 10 से कितना हो जाएगा 9। अब डायरेक्ट वो लिखना विखना वाला खेल छोड़ दो, डायरेक्ट कर सकते हो। अब 20% डिक्रीज का मतलब क्या, 2 कम, 10 से 2 कम तो कितना 8। अब 10% इंक्रीज का मतलब कितना 11, डायरेक्ट कर सकते हो। ये हो जाएगा 9 8 जा कितना 72 की मल्टीप्लाई 11 के साथ, 11 7 कितना 77, और 2 कितना, ये हो जाएगा 792। कितना डिक्रीज हो गया बेटा, 208, कितना हो गया 208 डिक्रीज हो गया। अब ये जो 208 डिक्रीज हुआ है ना बेटा, ये किस पे हुआ है 1000 पे। कितना कम, 208 कम, ठीक है। तो 100 पे कितना कम होगा, 1 यूनिट इधर कम कर दी मैंने, तो कितना 20.8% डिक्रीज हो जाएगा। कितना
20.8% डिक्रीज हो जाएगा। क्या? वॉल्यूम। 20.8% वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ आ रही है बात? किसी को कोई समस्या है? हैं? नहीं है? पक्का है? नहीं है क्या? चलो तो अब आगे चलें। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर मैं करा रहा हूँ बेटा 4। ठीक है, अभी देखो एक बात, मैंने कहा कि कोई एग्ज़ाम हो रहा है, कोई भी एग्ज़ाम जब कोई संस्था कंडक्ट कराती है तो उसमें बहुत सारे जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी होते हैं वो बैठते हैं बेटा। उस टाइम पे जब जो सिचुएशंस बनती हैं, 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट का एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है परसेंटेज के अंदर। 2 स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ पहले, और मैक्सिमम 2 ही स्टूडेंट का पूछता है, 3 स्टूडेंट का पूछ सकता है, तो 3 का भी करेंगे, 2 का भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? पहले मतलब समझते हैं एक बार कॉन्सेप्ट क्या है। जब 2 स्टूडेंट एग्जाम के अंदर बैठते हैं ना बेटा, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? क्या कौन सी कंडीशन हो सकती हैं? देखो जब 2 स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर बैठते हैं या एक परीक्षा के अंदर बैठते हैं तो 4 कंडीशन बन सकती हैं बेटा। या तो दोनों स्टूडेंट क्या हों, या दोनों स्टूडेंट क्या हों, या एक पास हो या एक फेल हो, या एक फेल हो ये एक पास हो। ये 4 कंडीशन बन सकती हैं। इसके अलावा कोई कंडीशन बन सकती है क्या 2 स्टूडेंट के मामले में? नहीं बन सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, अब यहाँ से पूछ लेगा कि टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन बताओ। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जब 2 चीज़ एक जैसी होती हैं, जब दोनों विद्यार्थी पास हुए हैं या दोनों विद्यार्थी जब फेल हुए हैं, तो क्या होता है? क्या होता है तब? तो ये क्या होता है? माइनस होता है। ये याद रखना है, माइनस। जब 2 चीज़ एक जैसी होती हैं या 2 विद्यार्थी जब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं तो उनके मार्क्स का डिफरेंस कैसे लेते हैं? सब्ट्रैक्ट करके लेते हैं। इस चीज़ को याद करने का तरीका मैंने बहुत सारे बता रखे हैं। याद रखने के कॉन्सेप्ट को चुंबक का बताया था कि जी जब सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब दूर भागते हैं। दूर भागने का मतलब क्या है? माइनस करोगे, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, और जब अलग अलग हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, यानी जुड़ते हैं। तो अलग अलग हैं तब क्या होंगे? जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे? जब अलग अलग हैं तो जुड़ेंगे, और जब सेम हैं तो क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। समझ आए? ठीक है, तो अभी इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के जरिए समझते हैं बेटा कि क्या कॉन्सेप्ट ऐसा है तो क्वेश्चन कैसे होंगे इसके ऊपर। तो एक क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, वो लिखो एक बार। आपको लिखना नहीं है, केवल ध्यान रखना है। बस मैं जो बोल रहा हूँ उसकी स्टेटमेंट वैसे लिख लेना कि आप सोल्व कर दो। देखो एक बार। ए स्टूडेंट गोट 35% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। 35% मार्क्स एंड इन एन एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट 35% अंक प्राप्त करता है एक एग्जामिनेशन। एंड ही शुड बी फेल्ड बाय 4 मार्क्स। हाउ मच? 4 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट। अनदर स्टूडेंट इन दिस एग्जामिनेशन गोट 30। क्या कहा था? ये फेल कहा था ना? फेल, 4 से फेल। अनदर स्टूडेंट गोट 33% मार्क्स इन दिस एग्जाम एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स। कितने से? 6 मार्क्स से। कितने से? 6 मार्क्स। ठीक है, तो अब पूछेगा कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखो बेटा कैसे परसेंटेज का कंपैरिजन वैल्यू के साथ हमें करना होता है। यहाँ से हम परसेंटेज का अंतर लेंगे, यहाँ से मार्क्स का अंतर लेंगे, तब हमें परसेंटेज की वैल्यू मिल सकती है। तो 35 और 33% का अंतर कितना है बेटा? 2%। कितना है? अब दोनों कंडीशन फेल हैं। देखो
नंबर लाइन पे चलते हैं बेटा एक बार, आपको ऐसे समझ आएगा कि 0, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। यानी एक जो बच्चा बैठा है ना बेटा, वो तो कहाँ पे बैठा है, सॉरी 4 पे बैठा है। किस पे बैठा है, 4 पे, फेल वाले पे। यहाँ पे प्लस वाले हैं, 1 +1 +2 +3। इस तरफ वाले पास हैं 0 से, इस तरफ वाले, और इस तरफ वाले क्या हैं, फेल है। तो एक जो बच्चा बैठा है वो -4 से फेल पे बैठा है, और दूसरा जो बच्चा बैठा है ना, वो कहाँ पे, -6 से फेल पे बैठा है, -6 से फेल हुआ है। तो इन दोनों के बीच जो अंतर है -4 और -6, वो कितना है, इसको इंक्लूड करोगे जिसको, तो कितने का अंतर है, 2 का। कितने का अंतर है, 2 का। ये बात क्लियर है, नंबर लाइन से बात समझ आई है कि एक -4 से फेल है, एक -6, यानी फेल का मतलब तो माइनस में चला गया, एक 4 से फेल, एक 6 से फेल, तो यहीं पे है। तो इनका अंतर कैसे लोगे, तो 4 में से 6 में से 4 यानी सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों, क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। समझ आई है बात, नहीं समझ आई हो तो बता दो बेटा, झूठ नहीं बोलना है। और जब एक पास हो एक फेल हो, तो एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, तो ये इस तरफ जाएगा तो जुड़ेगा, 0 से उस तरफ जाएगा। समझ आई है बात, ऐसा एग्जाम्पल भी करेंगे। तो यानी जब दोनों माइनस वाले कंडीशन में हैं तब क्या करेंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 से फेल, 6 से फेल, तो कितने का अंतर, 2 का अंतर। कितने का अंतर, 2% की वैल्यू है, वो 2 है। हम उसने पूछा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, तो टोटल कितना होता है, 100%। कितने परसेंट होता है, 100। ये कितने गुना है बेटा, 1 गुना है, तो ये भी कितने गुना होगा, 1 गुना। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100 आंसर। यानी वो एग्ज़ाम कितने नंबर का था, 100 नंबर का था। कितने नंबर का एग्ज़ाम था, 100 नंबर का। समझ आई बात, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का कन्फर्म हो। अच्छा, ये चीज़ भी समझ आई नंबर लाइन पे, डिफरेंस किस प्रकार से लेते हैं, हाँ रौनक, फेल हो तब डिफरेंस कैसे लेते हैं, ये समझ आई है कि दोनों माइनस में बैठे हैं बेटा, और यहाँ से और यहाँ का अंतर कितना होगा, 1 और 2, कितने डिजिट का अंतर है, 2 का। तो जब सेम पोल पे हैं तो क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, घटा के अंतर लेते हैं, ठीक है। तो ये है पास होंगे तब भी घटाओगे, फेल होंगे तब भी घटाओगे, एक पास एक फेल है तो जोड़ोगे, एक फेल है एक पास है तो जोड़ोगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एक क्वेश्चन और करते हैं। स्टूडेंट गोट 40% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड पास्ड बाय 6 marks. Another student got and नहीं, another student got 35% marks and failed by 4 marks. 4 पास था, ये फेल, 4 बाई 4 मार्क्स। समझ आई बात, प्लस माइनस से समझ जाओगे या फिर आगे मैंने लिख दिया है। एक स्टूडेंट गोट 40% मार्क्स एंड पास बाई 6 मार्क्स, अनदर स्टूडेंट गोट इन दिस एग्जामिनेशन 35% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 4 मार्क्स। In an examination, a student got 40% marks and passed by 6 marks. Another student in this examination got 35% marks and failed by 4 marks. Then find total number of an examination. तो देखो बेटा, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5% का, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये पास है ये फेल है। तो माइनस फेल वाला माइनस वाले कंडीशन में बैठा होगा यहाँ पे, -1 -2 -3 और -4, और पास वाला +1 +2 +3 +4 +5 +6। अब इन दोनों के बीच का अंतर हमें देखना है। माइनस वाला यहाँ पे बैठा है और प्लस वाला यहाँ पे, यानी पास वाला यहाँ पे है, ये फेल वाला है और ये पास वाला है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच अंतर देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, समझ आई बात। तो कैसे आया ये अंतर, दोनों को जोड़ने से। तब मैंने कहा कि जब दो कंडीशनें अलग अलग हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं।
तो 6 और 4 कितना 10। यहाँ पे भी मैंने अंतर लिया है बेटा और यहाँ पे भी मैंने क्या लिया है, अंतर लिया है, मार्क्स का अंतर लिया है। समझ आ गई बात। तो 5% की वैल्यू कितनी है बेटा 10, तो कितने गुना है, तो क्वेश्चन में रखा प्रत्येक मान कितने गुना है, 2 गुना है। ठीक है, 100% पूछ ले, 40% पूछ ले। अब इसी क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चन भी बना सकता था कि अनदर स्टूडेंट गोट 45% मार्क्स देन फाइंड हिज मार्क्स 90 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो जाएंगे 2 टाइम करो इसका कितना 200 मार्क्स। तो एग्जामिनेशन कितने नंबर का था 200 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था 200 मार्क्स का। समझ आ गई है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 हो गया है अपना कंप्लीट। ये था कॉन्सेप्ट नंबर 4, एक पास एक फेल, एक फेल एक पास, दोनों फेल दोनों पास। ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे। अब प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बेटा आपको बुक के अंदर दिए हैं, वो आप करके देखोगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 और कॉन्सेप्ट नंबर 4। ठीक है, अब बुक में जो सीक्वेंस है ना वो ऐसे नहीं मिलेगी। हो सकता है बुक में ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट पहले मिल जाए और जो मैंने वो कराया था वो बाद में मिल जाए, तो आपको ढूंढ लेना है। ठीक है ना, समझ आ गई है बात। क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, मैं तो वैसे ही चल रहा हूँ, तो फ्लो में चल रहा हूँ। हाँ, तो जिसके पास भी है और जिसके पास नहीं है परसेंटेज की, तो वो कॉपी करवा के ले लो। और जिसके पास जो वीडियो देखते हैं और जिन बच्चों के पास नहीं है और जिनको परसेंटेज की चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा 6 to 9th, और अब की बार तो नहीं हो सका तो 10th में भी चलेगा। यानी 6 to 9th अपना कॉम्पिटिटिव मैथ चलता है। ठीक है, तो ये वीडियो 6 to 9th सबके लिए ज़रूरी, और सबके लिए वो क्वेश्चंस ज़रूरी हैं जो मैं बता रहा हूँ। समझ आ रही है बात। कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं करा रहा हूँ बेटा, और मैथ भी मुश्किल तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि जी समस्या है, तो आप मुझे बताओ, मैं तरीके और बहुत सारे बता सकता हूँ आपको, और बहुत सारे तरीके से आपको क्या करवा सकता हूँ, मैथ सोल्व करवा सकता हूँ। आप बताओगे मुझे कि सर यहाँ पे समस्या हमें आ रही, तभी तो सॉल्यूशन हो सकता है ना। ठीक है बेटा, कर लोगे मेहनत। जिसके पास नहीं है वो फोटोकॉपी ले लो बुक इस टॉपिक की, और जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो सबको मिलेगी बुक। ठीक है, कंपटीशन वाली सबको मिलेगी। तो तब तक आप अपने फ़ोटोकॉपी से काम चला लो, जिसके पास है वो बुक से सोल्व करते रहो क्वेश्चंस। समझ आ रही है बात। ठीक है, तो थैंक यू बेटा। आज परसेंटेज में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे वो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की करेंगे एक बार। ठीक है।